सो हे एवरीवन, ये स्टोरी है दो अलग अलग पर्सनैलिटी की, जहाँ मेल कैरेक्टर एक काफी अच्छा स्वॉर्डमैन होता है, लेकिन उसकी इसी कैपेबिलिटी की वजह से काफी लोग देखकर उसको जेलस होते हैं और उनकी जेलसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो मेल कैरेक्टर को जिंदा ही जमीन में धंसा देते हैं और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं हमारी फीमेल कैरेक्टर जो कि एक ऑर्फन थी और उसको बचपन से उसके अंकल आंटी ने इतना ज्यादा परेशान किया था कि एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ उसको लगता है कि उसका मर जाना ही बेहतर है। लेकिन फिर भी हमारे दोनों कैरेक्टर अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि हर सिचुएशन से निकलकर अपनी लाइफ को बेटर बनाने में लगे रहते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ये दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल पाएंगे या नहीं। तो चलिए साथ मिलकर स्टोरी को एंजॉय करते हैं। स्टोरी शुरू होती है हमारे हीरो शियाओ को दिखाते हुए, जिसकी फाइटिंग स्किल, पोस्ट और साथ में ही उसकी मार्शल आर्ट भी छीन ली गई थी और सर्वेंट्स उसे लगातार मारे जा रहे थे, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज भी जनरल सियाओ जिन हो, जिसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर ही एनिमीज के पसीने छूट जाते थे। तुम अपनी हालत देखो, तुम ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे। और ये सारा नजारा एक लेडी छुपकर देख रही थी। उस लेडी का स्पिरिचुअल बर्ड उसे कहता है, जिसका नाम जिया होंग था, कि ये सभी तो उस लड़के को बुली कर रहे हैं। ये लेडी जिसका नाम शैन है, ये एक ऑर्फन है जो जिया होंग को शांत रहने का इशारा करती है। ये सारे सर्वेंट मिलकर शियाओ को मिट्टी से ढक देते हैं और ये सारे सर्वेंट ये काम प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे कर रहे थे। शियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बारिश तेज होने की वजह से वो पूरी तरीके से मिट्टी से ढक जाता है, जिसके बाद वो सारे सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद जिया होंग उसके पास आती है। ये देखने के बाद कि वो अभी भी जिंदा है, जिया होंग शैन से कहती है कि इसे अपने साथ घर पे लेकर चलते हैं, जिस पर शैन को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाकर मैं इसे बचाऊं या फिर इसे यहीं मरने के लिए छोड़ दूं। काइंड नेचर होने की वजह से शैन उसे अपने साथ घर पर लेकर चली जाती है, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। सर्वेंट जब राउंड लगाते हुए वापस आते हैं तो उन्हें शियाओ अपनी जगह से गायब मिलता है, तो वो गुस्से में बाकी सर्वेंट को शियाओ को खोजने के लिए भेज देता है। यहाँ शैन को दिखाया जाता है जो कि शियाओ को अपने घर पर लेकर आ गई थी, जहाँ शैन उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए उसे ठीक करने की कोशिश करती है। जैसे ही शियाओ की आंखें खुलती हैं, वो शैन को गले से पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुम कौन हो। शैन उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बचाया है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तभी शियाओ को याद आता है कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था। शैन की बातें सुनने के बाद शियाओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर के लोग तुम्हें मार देंगे, तुम एक क्रिमिनल को बचा रही हो। शैन उसे बताती है कि मैं किंगशी विलेज की ऑर्फनेज हूँ, मेरे मॉम डैड नहीं है और ना ही कोई ऐसा रिलेटिव जो मुझे संभाल सके, और ना ही मेरे पास कोई पावर है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर के लोग मुझे पकड़ भी लेंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने तो बस एक जख्मी इंसान की मदद की है और अब मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इतना कहने के बाद वो फिर से शियाओ के लिए मेडिसिन रेडी करने लग जाती है, लेकिन शियाओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में डर नहीं लगता, तुम एक क्रिमिनल की हेल्प कर रही हो, अगर मैं तुम्हें ही नुकसान पहुंचा दूं फिर। लेकिन शैन उसे काफी काइंडली रिप्लाई देती है कि तुम्हारी हालत अभी काफी ज्यादा खराब है, तुम चाहकर भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है, शैन दरवाजा खोलो। ये शैन के अंकल आंटी होते हैं। ये लोग काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे और ये लोग यहाँ पर आए थे ताकि शैन के पास मौजूद अनाज ये लोग छीन सके। शैन के मॉम डैड नहीं थे, इसीलिए उसे पेबिलियन के साइड से ही अनाज रिसीव होता था और ये लोग वही अनाज छीनने आए थे। तभी जिया होंग कहती है कि वो लालची लोग फिर से आ गए। शैन जल्दी से शियाओ को छुपा देती है। शैन जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके अंकल आंटी शैन पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम कहाँ मर गई थी, दरवाजा खोलने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया, हम दोनों ने तुम्हें बचपन से लेके आज तक पाला और उसके बदले तुम हमें अनाज भी देने को राजी नहीं हो। शैन उन दोनों को रोकते हुए कहती है कि मेरे पास इतना ज्यादा अनाज नहीं है कि मैं आप लोगों को दे सकूं, और वैसे भी टैक्स के तौर पर दिए जाने वाला अनाज भी अभी गया नहीं है, अगर मैं आप लोगों को दे दूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन ये लोग शैन की बिल्कुल भी नहीं सुनते, उसके पूरे घर का सामान इधर से उधर फेंक देते हैं सिर्फ अनाज को खोजने के लिए। जब उनको कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता तो शैन को फिर से टोंट मारने लग जाते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो, हमने आज तक तुम्हें पाला है इसीलिए ताकि जरूरत पड़ने पे तुम हमारी मदद ना कर सको। यह शैन का अंकल उससे कहता है या तो हम लोगों को अनाज दो या फिर ये जगह खाली करके चली जाओ। शियाओ ये सब दूर खड़ा देख रहा था, उससे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपने टेलीकिनेसिस पावर का यूज करते हुए शैन के अंकल का हाथ मूव करवाते हुए उन सभी को डरा देता है। अंकल तो कहते हैं कि कौन है, सामने आओ। तभी शियाओ बाहर निकलते हुए उस कपल को डरा देता है। ये कपल भी जानता था कि शियाओ एक क्रिमिनल है, इसलिए वो शैन पर ही भड़क जाते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको अपने घर
में जगह देने की। शियाओ कहता है कि तुमने एक भी लफ्ज और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल तो ये धमकी देख के वहाँ से निकल जाते हैं कि कल सुबह मैं सारे पेविलियन के लोगों को यहाँ पर लेकर आऊंगा ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जा सके। उनके वहाँ से जाने के बाद जिया होंग बताती है कि शियाओ की इंजरी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और उसकी इंजरी में से ब्लड लीक हो रहा है। जो सुनकर शैन उसके पास आते हुए कहती है कि तुम्हें उठने को किसने कहा और अभी तुम अपनी किसी भी पावर का यूज मत करो, ये तुम्हारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। शियाओ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। शैन उसे संभालते हुए लिटा देती है। शैन रोते हुए उससे कहती है तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, इसके बावजूद भी तुमने मुझे बचाया। शियाओ इस हालत में भी कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। शैन जब सियाओ के लिए दवाई लेने जाती है तो वो देखती है कि सारी मेडिसिन खत्म हो चुकी है। शैन रोने लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि अगर आज रात को शियाओ को मेडिसिन नहीं दी गई तो उसकी मौत भी हो सकती है। शियाओ कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें कल सुबह पेविलियन के लोगों से निपटना है तो तुम उसके बारे में सोचो। लेकिन शैन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अभी तक बचाया है तो मैं तुम्हें तो ऐसे मरने नहीं दूंगी। शैन जियो होंग से पूछती है कि पहाड़ी के पीछे कोई ऐसा हब है जिससे ब्लड को रोका जा सके। जियो होंग कहती है कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसे लाना इतना आसान नहीं है। शैन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि उस हब को लाना कितना ज्यादा मुश्किल है। वो बस ये जानती है कि उसे कैसे भी करके शियाओ को बचाना है, इसीलिए वो माउंटेन पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। शियाओ से रोकते हुए कहता है कि बारिश में माउंटेन पे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन शैन उससे कहती है कि तुम चुपचाप लेटे रहो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। जिया होंग भी उसके साथ थी। बारिश काफी तेजी से हो रही थी। शैन का पैर फिसलने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन वो फिर भी रुकती नहीं है। माउंटेन पे जाने के बाद उसको वो हब मिल ही गया था। इसका नाम था पर्पल फेरी ग्रास। इस ग्रास को जियाओ ने खोजा था, इसलिए शैन उसे थैंक्स कहती है कि अगर आज रात वो ना होती तो शायद ही इस ग्रास को मैं खोज पाती। यहाँ जियाओ तो अपनी तारीफ करते हुए कहती है मुझे पता है मैं तो हुई अच्छी। शैन को ऐसा करते हुए विलेज के एक बंदे ने देख लिया था, लेकिन वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद शैन वो हर्ब्स लेकर शियाओ के पास पहुँच जाती है, जहाँ वो जल्दी से मेडिसिन रेडी करते हुए शियाओ की इंजरी पे लगा देती है। शैन जियाओ से कहती है कि भले ही लोग तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम कहीं से भी बुरे इंसान नहीं लगते। शियाओ जब अपने लिए शैन के मन में इतनी ज्यादा प्योर थिंकिंग को देखता है तो वो शैन से कहता है कि आज के बाद से जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वही बंदा जिसने शैन को रात में माउंटेन पर जियो होंग से बात करते हुए देखा था, वो विलेज के लोगों को बताता है कि मैंने कल रात शैन को माउंटेन पर देखा जहाँ वो एक बर्ड से बात कर रही थी। ऐसा तो वही लोग कर सकते हैं जो ब्लैक मैजिक जानते हो। तभी शैन की आंटी सामने आते हुए कहती है कि मैंने भले ही उसे बचपन से लेके आज तक पाला है, लेकिन वो रात में माउंटेन पर पहुंच जाती है हब्स लेने के लिए, लेकिन आज तक वो हब्स किसी के काम नहीं आया। ना जाने वो हब्स कहाँ गायब हो गए। अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि वो कोई मेडिसिन नहीं बनाती बल्कि ब्लैक मैजिक करती है। शैन के अंकल सभी के सामने आकर कहते हैं कि उसने ना सिर्फ अपने घर में अपने लवर को छुपा रखा है बल्कि वो ब्लैक मैजिक भी करती है और ऐसी विच को हम अपने विलेज में नहीं रहने देंगे। सभी लोग अंकल की बात से सहमत हो जाते हैं। यहाँ शैन मेडिसिन रेडी कर रही थी, तभी जिया होंग उसके पास आते हुए कहती है कि विलेज के एंट्रेंस पे सभी तुम्हें विच कहकर बुला रहे हैं। वो सभी लोग तुम्हें विलेज से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारा घर भी जला देंगे। लेकिन शैन अभी भी शांत थी। वो कहती है कि मैं तो बचपन से ही बर्ड्स की लैंग्वेज समझ जाती हूँ, ये चीज मैजिक कब से बन गई। शियाओ बाहर निकलते हुए कहता है कि इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, हर चीज को मैजिक से जोड़ देते हैं और इसके बाद दूसरों को बदनाम कर देते हैं। शैन कहती है मुझे इसकी आदत है, लेकिन शियाओ कहता है मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। जिया होंग शियाओ के पास जाते हुए कहता है हम दोनों मिलकर शैन को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद सारे विलेज के लोगों को दिखाया जाता है जो कि शैन के घर के बाहर आके खड़े हो गए थे और वो सभी शैन से कहते हैं कि घर से बाहर निकलो, तुम जैसी विच को हम लोग अपने विलेज में नहीं रहने देंगे। तभी शियाओ बाहर निकलता है ये कहते हुए कि किसने कहा कि शैन एक विच है, क्या किसी के पास भी इस बात का सबूत है जिससे शैन बात करती है, वो सिर्फ एक बर्ड है और तुम लोगों ने इस बिहाफ पर शैन को एक विच बना दिया। तभी वहाँ पर जिया होंग आती है ये कहते हुए कि किसी ने भी शैन को छोड़ने की कोशिश की मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन विलेज के लोग कभी भी इसी बात पर टिके हुए थे कि शैन और उसके लवर को इस विलेज से बाहर निकाल दो। शैन की आंटी कहती है कि ये दोनों ही क्रिमिनल हैं। शियाओ लोगों से कहता है कि तुम लोग जानते हो कि याओ का रूल क्या है। रूल्स के मुताबिक माइनर ऑफेंस के 30 कोड़े, वहीं सीरियस क्राइम करने पर सीधा मौत। तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम शैन को यहाँ से निकाल सकते हो? उसने बचपन में ही अपने मॉम डैड को खो दिया और एक छोटी सी जमीन पर रह रही है बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, और इसके अपोजिट तुम लोग शैन
शैन को परेशान कर रहे हो, उससे बार बार अनाज मांगने आ जाते हो जो उसे पेबिलियन की साइड से मिलता है। अगर ये खबर अथॉरिटी को दे दी जाए तो तुम लोगों का जेल जाना तय है। जो सुनकर उसके अंकल आंटी डर जाते हैं, लेकिन शैन शियाओ को शांत करवाते हुए कहती है, मैं बचपन से ही किंशी विलेज में रह रही हूँ। यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। मैंने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही किसी का फायदा उठाया। ये बात विलेज के लोगों को भी सही लगती है, क्योंकि आज तक शैन ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया था। सभी लोग समझ जाते हैं कि शैन के अंकल आंटी ही हैं जो शैन की जमीन हथियाना चाहते हैं। विलेज के लोगों को अपने बारे में ऐसी बातें करता देख शैन का अंकल कहता है कि ये सारी चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ शियाओ शैन को समझाता है कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। शैन के अंकल आंटी को दिखाया जाता है जो कि शैन की शिकायत लेकर एल्डर के पास पहुँच चुके थे। अंकल अपना सर जमीन पर मारते हुए कहते हैं कि शैन ने रूल्स को तोड़ा है। वो ना सिर्फ अपने लवर के साथ रह रही है बल्कि ब्लैक मैजिक भी करती है जो विलेज के लोगों के लिए ठीक नहीं है। शैन की आंटी कहती है, हम लोग उसे समझाने गए थे लेकिन उसने हमें ही डराकर वहाँ से भगा दिया और साथ ही हमारी जमीन पर वो इतने सालों से रह रही है। ये बात जब हमने चीफ को बताई तो वो भी शैन का ही साथ दे रहे हैं। वो लोग हमें हमारी जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। एल्डर ये सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि रूल्स को कोई भी नहीं तोड़ सकता। एल्डर शैन को पूछताछ के लिए इंसेस्ट्रल हॉल में बुलवाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों की बात सच हुई तो शैन को हमेशा के लिए किंगशी विलेज से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद दो लोग पहुंच जाते हैं शैन के घर पे। जहां पहुंचने पर वो कहते हैं, शैन बाहर आओ, तुम्हें एल्डर ने एंसेस्ट्रल हॉल में बुलाया है। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। जिया होंग तो शैन को मना करती है कि तुम वहाँ पर मत जाना, लेकिन शैन कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए मैं एल्डर के पास जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे बदनाम करने के लिए कौन कितना नीचे गिर सकता है। तभी शियाओ शैन के पास आते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हॉल में काफी ज्यादा लोग होंगे, अगर वहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूंगा। लेकिन शैन कहती है कि ये मेरे और मेरी फैमिली के बीच का मैटर है, इसे मैं अकेले ही संभाल लूंगी। तुम घर पर रहो और मेरा इंतजार करो। शियाओ भी मान जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो जिया होंग को भेज देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर कहते हैं कि क्लैन के मेंबर ने तुम पर शिकायतें लगाई हैं, जिसमें पहला ये है कि तुमने आउटसाइडर को अपने घर में पनाह दी है और दूसरा ये कि तुम ब्लैक मैजिक करती हो। तुमने क्लैन के रूल्स को तोड़ा है। क्या तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट करती हो? जिस पर शैन कहती है कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, मुझे बस फॉरेस्ट में एक इंसान दिखा जो कि जख्मी था, मैंने बस उसकी हेल्प की है। और दूसरा, मैं बचपन से ही बर्ड्स की लैंग्वेज जानती हूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, और अगर है भी तो आज तक इससे किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है। अंकल शैन पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम बकवास कर रही हो, जिस पर शैन भी अब चुप नहीं रहती। वो कहती है कि मेरी मॉम डैड के चले जाने के बाद से आज तक तुमने मुझे एक चावल का दाना भी दिया है। मेरी हेल्प करने की बजाय तुम हर साल मेरे दरवाजे पर आ जाते हो अनाज लेने के लिए। तुमने ठंड होने के बावजूद भी मुझे सब्जियां काटने के लिए भेज दिया, और तुमने मुझे इसीलिए रखा था क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो आज से मैं तुम्हारी क्लैन के मेंबरशिप से निकल रही हूँ। मैं आप लोगों से सभी रिलेशन तोड़ रही हूँ। एल्डर गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम अपने क्लैन को छोड़ने का मतलब भी जानती हो। अगर तुमने अपने क्लैन को छोड़ा, विलेज एरिया में तुम्हारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, और मरने के बाद भी तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी जो तुम्हें क्लैन में रहने के साथ मिलती है। शैन के अंकल के लिए तो ये काफी खुशी की बात थी। तभी वहाँ शियाओ की एंट्री होती है। शियाओ कहता है कि शैन ने अपने पीस के लिए आपके क्लैन को छोड़ा है, इसमें इसने क्या ही गलत किया? आखिर ये ऐसे लोगों के साथ क्यों रहेगी जिन लोगों ने कभी इसे अपना माना ही नहीं? शैन कहती है कि कोई भी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने भी मेरे घर में आने की कोशिश की तो मैं उसे काउंटिंग मजेस्टी के पास लेके जाऊंगी। ये सब देखकर एल्डर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैन और जियाओ को दिखाया जाता है जहाँ जियाओ जैन से कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, जिस पर जिया होंग कहती है कि आज के बाद से हम लोग शांति से रह सकेंगे। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। शेन कहती है कि मुझे लगा कि नेक्स्ट मंथ तक हम लोग अपना अनाज चला पाएंगे, लेकिन ये तो इससे पहले ही खत्म हो गया। शियाओ धीमी आवाज में कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रहा होता तो कम से कम तुम्हारे खाने के लिए तो रह जाता। जो सुनकर शैन शियाओ से कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, हम लोग कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। तभी जिया होंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। डीप माउंटेन में बहुत सारा स्वीट वाइल्ड हनी मौजूद है और वहाँ पर बहुत से हब्स भी मौजूद हैं। अगर हम चाहे तो वहाँ पर जा सकते हैं। जिस पर शैन कहती है कि मैं आज तक इतने डीप माउंटेन में कभी नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। जिया होंग कहती है कि मैं तुम्हें सबसे सेफली एरिया से लेकर जाऊंगी। ये सुनने के बाद शियाओ शेन से कहता है कि तुम कुछ दिन वेट कर लो, तब तक मेरी इंजरी भी हील
हो जाएगी। जिस पर शैन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बचपन से यहीं पर रहती हूँ, मैं सारे माउंटेन्स के रास्तों को अच्छे से जानती हूँ। शियाओ से सेफ्टी के लिए कुल्हाड़ी दे देता है कि अगर तुम कुछ दिन में नहीं लौटी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद शैन को माउंटेन में दिखाया जाता है जहाँ जिया होंग शैन को गाइड कर रही थी। कुछ देर चलने के बाद शैन को वो ट्री मिल ही जाता है जहाँ पर स्वीट वाइल्ड हनी मौजूद था, जिसे देखने के बाद शैन की आंखें चमक उठती है कि अगर हम इन्हें सिटी में बेचते हैं तो इसके हमें काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। शैन हनी को इकट्ठा करने लग जाती है। तभी जिया होंग उसे बताता है कि इस जंगल में अभी बहुत से ट्रेजर और बहुत से हब मौजूद है, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। शैन वहाँ से निकल ही रही थी तभी दो लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि ये तो हमारे विलेज की शिन है जिसे क्लैन से निकाल दिया गया था। ये दोनों शैन के पास आते हुए कहते हैं तुमने तो काफी सारी चीजें इकट्ठा कर रखी है, क्यों ना हम लोग इन चीजों को आधा आधा बांट ले। तभी जिया होंग बाहर निकलते हुए कहता है कि ये दोनों बदमाश हैं, अगर जरा भी पास आने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों की आंखें निकाल दूंगी। लेकिन ये दोनों तो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि अपना ये बकेट यहीं पर छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शैन अपने पास से वही कुल्हाड़ी निकाल लेती है और उन्हें डराते हुए कहती है कि भला मैं तुम लोगों को अपना सामान क्यों दूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये दोनों कहते हैं कि अपना सामान यहीं पर छोड़ के चली जाओ वरना तुम माउंटेन से नीचे नहीं जा पाओगी। लेकिन शैन उन्हें फाइनल वार्न करते हुए कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लोग जबरदस्ती शैन के बकेट से सामान निकालने लग जाते हैं। शैन उनसे दूर हटते हुए कहती है कि तुम लोगों को जरा भी डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी शिकायत अथॉरिटी में कर दूंगी, तुम लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों का कहना था कि अथॉरिटी में काउंटिंग मजिस्ट्रेट से ज्यादा हमारे मास्टर की मर्जी चलती है। शैन समझ चुकी थी कि ये लोग इसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगे, इसीलिए वो कहती है कि मेरे पास जो हब्स है वो 3 दिन में ही सड़ जाएंगे और तुम लोगों को हब्स को स्टोर करने का तरीका नहीं पता, इसलिए अच्छा ये है कि पहले मैं इन हब्स को बाजार में बेच देती हूँ, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। इन दोनों को भी शैन की बात ठीक लगती है, इसलिए वो दोनों उसे जाने देते हैं। इसके बाद शैन को शॉप पर दिखाया जाता है जहाँ इतने प्योर स्वीट वाइल्ड हनी के बदले शैन को काफी बढ़िया पैसे मिल जाते हैं। और साथ ही में वो अंकल शैन से कहते हैं कि अगर फ्यूचर में उसके पास कोई भी अच्छे हब्स मौजूद हो तो वो मेरी ही दुकान पर आके सेल करे। शैन को जैसे ही पैसे मिलते हैं सबसे पहले वो खाने की चीजें ही खरीदती है। उसने 1 महीने का राशन खरीद लिया था और साथ ही में कुछ नए कपड़े भी, और साथ ही में उसने शियाओ के लिए कुछ मेडिसिन भी ले ली थी। जिया होंग और शिन बातें करते हुए जा ही रहे थे तभी ये दोनों बंदे वहाँ पर फिर से आ जाते हैं, ये कहते हुए कि तुमने हम दोनों को बेवकूफ समझ रखा है, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो अपना सारा सामान हमें दे दो, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो जो अंजाम होगा उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। शैन तो उन दोनों को सामान देने से मना कर देती है, जो सुनने के बाद ये दोनों भड़कते हुए शैन से जबरदस्ती उसका सामान लेने लग जाते हैं। शैन को मुसीबत में देखकर जिया होंग अपनी पूरी टीम को बुला लेता है। वो सारे बर्ड्स इन दोनों को अपने बीक से इतनी बार स्टैप करते हैं कि मजबूरन इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। इन सब का लीडर यानी जिया होंग कहती है कि हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ इन दोनों कमीनों को दिखाया जाता है जो कि प्लान बना रहे थे कि दिन भर इस लड़की ने हमें बहुत ही बेवकूफ बनाया, लेकिन रात में हम इसकी झोपड़ी ही तोड़ देंगे और उसका सारा सामान चुरा लेंगे। यहाँ इसने अपने और भी साथियों को बुला लिया था। ये सारे शैन के घर के पास पहुँच गए थे। उन लोगों की आहट से जिया होंग की आँख खुल चुकी थी और उसने इन सारे चोरों को देख लिया था, इसीलिए वो सीधा जाता है शैन के पास। जाकर वो उसे बताती है कि वो सारे बदमाश फिर से आ गए हैं और ये सारी बातें शियाओ भी सुन लेता है। वो कहता है कि अगर वो लोग हमारे दरवाजे तक आ ही गए हैं तो आज रात वो लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। वो शैन को ये कहकर जाता है कि तुम अंदर ही रहना, बाहर का काम मैं जल्द ही निपटा कर आता हूँ। ये चोर गेट तोड़कर अंदर आ ही रहे थे तभी शियाओ बाहर निकलता है। इन चोरों ने तो उन पर अटैक कर दिया था, लेकिन शियाओ उसके स्पेयर को ही तोड़ देता है और उन सभी को अपने मार्शल आर्ट टेक्निक से जमीन पर गिरा देता है। वो सारे अपने घुटनों के बल आकर शियाओ से माफी मांगने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि हम फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज हमें मत मारो, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। शियाओ कहता है कि ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन याद रखना आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इतना सुनना था कि वो लोग वहाँ से ऐसे भागते हैं जैसे भूत देख लिया हो। यहाँ जियाओ शियाओ से कहता है कि तुम तो कमाल के हो, तुमने तो बड़े आराम से उन सभी को यहाँ से भगा दिया। तभी शैन बाहर निकलते हुए शियाओ से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी इंजरी में ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा। जियाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ और अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ विलेज के लोग एक बंजर जमीन पर खड़े थे। वो लोग बात कर रहे थे इस बंजर जमीन की, इस पर एक बंदे ने फसल उगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस जमीन पर कोई भी फसल नहीं उगी, इसीलिए इसे पूरी तरीके से छोड़ दिया गया। यहाँ पर जैन भी होती है
जैन इस जमीन को रेंट पर लेने के लिए तैयार हो जाती है, जो सुनकर सभी विलेज के लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि आखिर ये इस जमीन का क्या करेगी, इस पर तो कोई भी फसल नहीं उगती। जो देखकर जैन कहती है कि इस जमीन में कीड़े लगे हुए हैं, ना कि ये जमीन बंजर है और मेरे पास कीड़ों को मिटाने के लिए अपने ही सोल्यूशन है। जमीन पर चाहे फसल उगे या ना उगे, मैं इस जमीन का रेंट हर महीने चुका दूंगी। ये सुनने के बाद जमीन का ओनर भी ये जमीन रेंट पे देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ जिया होंग को दिखाया जाता है, जो कि शैन से कह रहा था कि जमीन में कितने ज्यादा कीड़े हैं। मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, वो इन सारे कीड़ों को खा जाएंगे। कुछ देर बाद सारे बर्ड्स आकर जमीन के सारे कीड़ों को खा जाते हैं और देखते ही देखते पूरी जमीन साफ हो जाती है। शैन सोचती है कि अब मैं यहाँ पर काफी तरह की फसल उगा सकती हूँ। शैन को यही तो चाहिए था कि वो शांति से फसल उगाए और अपनी लाइफ को काफी पीसफुली स्पेंड करे। विलेज के बाकी लोग ये देखकर हैरान थे कि इस जमीन में इतने सालों से कीड़े लगे हुए थे, कोई भी इन कीड़ों को नहीं निकाल पाया, तो फिर इसने इतनी जल्दी ये काम कैसे कर लिया। उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सब लोग तो फिर से यही सोचने लग जाते हैं कि पक्का इसने कोई ब्लैक मैजिक किया है। तभी सभी के बीच में से शैन का अंकल निकलते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक विच है। इसकी बातों में फिर से सारे विलेज वाले आ जाते हैं और वो लोग फिर से इस बात पर आ जाते हैं कि इसको हमारे विलेज से बाहर निकालो, इस जमीन को इससे वापस ले लो। शैन कहती है कि मैंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं बस अपनी लाइफ को पीसफुली स्पेंड करना चाहती हूँ, तो बार बार मुझ पे ये इल्जाम क्यों लगता है, आखिर मुझे ही बदनाम क्यों किया जा रहा है। तभी एक विलेजर आगे आते हुए कहता है कि आज सभी गांव वाले यहीं पर हैं, तुम अपनी चालाकी नहीं दिखा सकती। वो सभी जैन को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है शियाओ की और वो सभी से कहता है कि अगर इसने रातों रात इस कीड़े लगे हुए जमीन को साफ कर दिया तो इसमें नुकसान किसका है, किसी का भी नहीं, और ना ही इसने किसी की जमीन चुराई है। तभी शैन का अंकल कहता है कि हमारे क्लैन के मामलों के बीच में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, ये सारे एनिमल्स को हमारे विलेज को बर्बाद करने के ऑर्डर्स दे रही है, ये सभी एनिमल के साथ मिलकर हमें खत्म कर देगी। तभी शियाओ कहता है कि एनिमल्स को ऑर्डर देना कोई मैजिक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मैजिक किसे कहते हैं। इसके बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे एक बड़ा सा पत्थर टूट के बिखर जाता है। इसके बाद वो कहता है तुम में से किसी ने इस जमीन को साफ करने की कोशिश नहीं की, और अगर शैन ने ये काम कर दिया है तो तुम सभी को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, इसमें किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं है। और तुम लोगों ने क्या किया, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करके शैन को मारने चले आए। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद किसी ने भी शैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो ये कहकर एक पंच जमीन पर मार देता है, जिससे डर के सारे विलेजर वहाँ से निकल जाते हैं। शैन तो शियाओ की एनर्जी देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। शियाओ कहता है कि अब तुम शांति से अपने काम को शुरू कर सकती हो। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया होंग शैन के पास जल्दी में आता है और कहता है कि मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना है, वो सभी कह रहे हैं कि माउंटेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो सभी कह रहे हैं कि ये विलेज पानी से डूब जाएगा, मौसम तेजी से बिगड़ने लग गया था। शियाओ भी कंफर्म हो जाता है कि बाढ़ पक्का आएगी, तो वो दोनों साथ मिलकर बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी पहले ही कर लेते हैं। कुछ विलेजर्स तो उन पर हंस रहे थे, हम इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, आज तक यहाँ पर बाढ़ नहीं आई, तुम लोग भी देख लेना, यहाँ पर सिर्फ बारिश के अलावा और कुछ नहीं होगा। शैन और शियाओ दोनों ही उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और देखते ही देखते मौसम काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, काफी तेज बारिश होने लग जाती है और आखिर में बाढ़ आ ही जाती है। सारे घर टूट गए थे, बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और ये नजारा शैन अपने घर से खड़े होकर देख रही थी। उन लोगों ने पहले ही अपने घर के खंबे काफी ज्यादा मजबूत कर लिए थे, जिस वजह से बाढ़ आने के बावजूद भी उनका घर वहीं पर टिका रहा। सब कुछ खत्म होने के बाद लोगों की नजर शैन के घर पे पड़ती है, जिसका घर सही सलामत देखकर विलेजर फिर से उस पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए एक बार फिर से शैन के अंकल शैन पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि मैं तो तुम लोगों को तब से ही समझा रहा हूँ कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वो लोगों को भड़काने लग जाता है कि उसके पास इतना सारा खाना है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारी इस मुसीबत में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हम लोगों के साथ अपने अनाज को बांटे। सभी लोग अंकल की बात मान जाते हैं और उसके घर पर पहुंच जाते हैं अनाज लेने के लिए। मतलब हद होती है, एक साइड ये लोग शैन को विच कहकर उसे यहाँ से निकलवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसके घर पर पहुंच गए हैं अपना पेट भरने के लिए। शैन की आंटी कहती है कि जल्दी घर से बाहर निकलो, अगर तुम नहीं निकली तो हम लोग तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा सारा अनाज लेकर चले जाएंगे। वो सभी जैन के गेट पर पत्थर मारने लग जाते हैं। जैन उन्हें अंदर से ये आवाज देती है कि रात भर जग के मैंने अपनी चीजों को प्रोटेक्ट किया है, बाढ़ आने से पहले तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, और अब तुम मेरे पास आए हो ताकि मैं तुम्हें अनाज दे सकूं, आखिर मैं तुम्हें ये फ्री में क्यों दूं। ये
सुनकर शैन का अंकल कहता है, हम लोग एक साथ एक ही विलेज में रहते हैं, इसलिए तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम हमारी मदद करो। तभी पीछे से शियाओ आता है, ये कहते हुए कि हमने पहले ही सबको कहा था, लेकिन उस टाइम तुमने हम दोनों का मजाक बनाया, और जब बाढ़ आई तो तुम सभी ने अपने घर में बचे हुए सामान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और अब यहाँ पर आ गई हो शैन से खाना मांगने के लिए। वो सभी अपने किए हुए काम पर शर्मिंदा थे। शियाओ कहता है कि कोई भी मेरे दरवाजे पर जबरदस्ती खाना मांगने आया तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, और इतना कहकर एक पंच दीवार पे दे मारता है। डर के मारे किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो शैन के घर के अंदर जा सके। शैन उसे थैंक्स कहती है। तभी जियाओ आकर शियाओ से कहती है, जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक शैन का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैन अपने कामों में लगी हुई थी। तभी उसके पास जैंग फैमिली का मैनेजर आता है, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी, उस बीच तुम्हारे घर को कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस देखने आया हूँ कि यहाँ पर सब कुछ सही तो है। जिस पर शैन कहती है कि हाँ, हम लोग ठीक है, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। ये मैनेजर शैन के पास रखे हुए हब्स को देखने लग जाता है, जिनको देखने के बाद मैनेजर कहता है कि मैं इनको सेल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम माउंटेन्स पे से हब्स इकट्ठा करके लाओ, मैं इसे सही प्राइस पर परचेज जरूर करूँगा। शैन पूछती है कि गोबी टाउन के फेमेसियो में क्या प्राइस चल रहा है, मैं उसी प्राइस में आपको अपने हब्स सेल करूंगी। लेकिन मैनेजर बातों को घुमाते हुए कहता है कि अगर तुम हब्स हमें सेल करती हो तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। यहाँ जिया होंग समझ जाती है कि ये बंदा भी लालची है, ये हमारे हब्स को कम प्राइस में ही परचेज करेगा। मैनेजर शैन से कहता है कि अगर तुम हमें सेल करती हो तो तुम्हारे इस बिजनेस को मैं काफी ऊपर तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी जान पहचान बहुत ज्यादा है। मुझे 3 दिन में मेरे दिए हुए ऑफर का रिप्लाई चाहिए। मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन हाँ याद रखना, अगर तुम हमें सेल करने से मना करती हो तो नुकसान तुम्हें ही होगा। और इतना कहकर वो अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद शियाओ शैन को समझाता है कि ये लोग तुम्हारे काम में सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये सभी तुम्हारे काम पर अपना पूरा कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उन लोगों को मना कर दो। शैन कहती है कि मैं भी जानती हूँ, मैं किसी को भी अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी। 3 दिन बाद जब मैनेजर वापस आता है तो शैन उससे कहती है कि मैं आपको अपना सामान बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी चीजों का प्राइस मार्केट रेट से ज्यादा ही है, तो मैं आपको अपनी चीजें नहीं बेच सकती। मैं अपना बिजनेस खुद ही संभाल लूंगी। मैनेजर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम जैसी विलेजर जो कि एक ऑर्फन है, वो जैंग फैमिली की बातों को नहीं टाल सकती। यहाँ उनको जब दिखता है कि ये लोग शैन के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिस पर मैनेजर कहते हैं, लगता है तुम लोगों को जैंग फैमिली की पावर का पता नहीं है, अगर तुम्हें हमारे साथ काम नहीं करना तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा ये बिजनेस कब तक चलता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, किंगशी क्लैन ये सारे शॉप और फार्मेसी जैंग फैमिली के कंट्रोल में ही है, और तुमने उनके प्रपोजल को इनकार किया है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा सामान कोई भी परचेज नहीं करेगा। जिस पर शैन कहती है कि ये तो जबरदस्ती है, अगर मैंने तुम्हारे साथ काम करने से मना कर दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे चैन से जीने ना दो, लेकिन तुम्हारी ये धमकियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगी। मैनेजर तो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैन अपने हब्स एक फार्मेसी में सेल करने जाती है तो वहाँ के ओनर तो कहते हैं कि तुम्हारे लाए हुए हब्स वाकई काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं इन्हें नहीं ले सकता। जैंग फैमिली ने पहले ही अनाउंसमेंट करवा दी है कि अगर कोई भी तुमसे सामान परचेज करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, मुझे माफ कर दो। ये सुनने के बाद शैन दूसरी शॉप में जाती है, वहाँ भी उसे यही सारी बातें सुनने को मिलती है, कोई भी उससे सामान परचेज करने को राजी नहीं था। ये सब देखने के बाद तो जिया होंग कहती है ये सब उसी मैनेजर का किया धरा है, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है। जिस पर शैन कहती है कि भले उसने अनाउंसमेंट करवा के मेरे हब्स को सेल होने से रोक लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए और तरीके नहीं है। हर सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, हम भी कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। शैन जिया होंग से कहती है कि आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपने माउंटेन हब्स को सेल कर सकूं और उस शॉप पर जैंग फैमिली का कंट्रोल ना हो। जिसके बाद जिया होंग पता लगाती है। पता लगाने के बाद वो शैन को कहती है कि यहाँ से 3 मील दूर एक शॉप है जहाँ पर हम अपने हब्स को सेल कर सकते हैं, और वो लोग इसके बदले काफी अच्छा प्राइस भी पे करेंगे। जिसके बाद तो हमारी शैन वहाँ पर पहुँच जाती है। ये होता है सबर्बन मार्केट। वहाँ पर वो जैसे अपने हब्स निकाल कर रखती है, लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। सभी लोग तो इस बात से लड़ने लग जाते हैं कि मुझे ये हब्स चाहिए, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। वो सबको शांत करवाते हुए कहती है कि हमारे पास बहुत से हब मौजूद हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते ही देखते उसके सारे हब्स बिक जाते हैं और लास्ट में हमारी शैन के पास काफी अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। ये देख
देखकर तो जिया होंग भी काफी ज्यादा खुश थी। शैन कहती है कि अपनी कैपेबिलिटी से कमाए हुए पैसे सबसे अच्छे होते हैं। यह मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉस से कह रहा था कि हमारा बनाया हुआ प्लान फ्लॉप हो गया है। शैन क्लैन से बाहर जाके अपनी चीजों को बेच रही है और इसके बदले उसको काफी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। बॉस तो भड़कते हुए कहते हैं कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारी मर्जी के बिना क्लैन से बाहर भी कैसे जा सकती है, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तभी बॉस अपने एक बंदे को बुलाता है और उससे कहता है कि उस अनाथ लड़की शैन के घर पर अपने गार्ड्स को लेकर जाओ और उस पर यह इल्जाम लगाओ कि उसने टैक्स नहीं दिया है और उसे टैक्स ना देने की कड़ी से कड़ी सजा दो और उसके पास जितना भी सामान मौजूद है उसे जब्त कर लो ताकि उसे पछतावा हो जो भी उसने किया है। इसके बाद तो वो बंदा अपने गार्ड्स को लेकर शैन के घर को चारों तरफ से घेर लेता है। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि जैन घर से बाहर निकलो, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। शैन जब बाहर आती है, शैन के पूछने पर कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, गार्ड उसे बताता है कि हमें किसी ने रिपोर्ट की है कि तुम इल्लीगल तरीके से पहाड़ों से हब्स चुरा रही हो और साथ ही आप जो बिजनेस कर रही हैं उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को नहीं गया है और टैक्स ना देने की कड़ी से कड़ी सजा होती है। रूल्स के हिसाब से आपके पास मौजूद सारा सामान हम लोगों को देना होगा। जिया होंग तो चिल्लाते हुए कहती है कि शैन ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम लोग उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। वो बंदा जिया होंग को चुप कराते हुए कहता है कि गार्ड जल्दी से जाके इन दोनों को पकड़ो और इनके सारे सामान को जब्त कर लो। गार्ड्स आगे बढ़ ही रहे थे लेकिन तभी शियाओ शैन के सामने आ जाता है, ये कहते हुए कि अथॉरिटी को रूल्स के हिसाब से ही काम करना चाहिए, न कि अपनी मनमानी दिखाकर। तुम सभी अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम सभी पर लीगल तरीके से कार्रवाई करवाऊंगा। जिस पर वो बंदा थोड़ा डरते हुए कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि इसने चोरी नहीं की और आखिर कौन ही इस अनाथ लड़की को फंसाना चाहेगा, लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की है। शिया उस बंदे को रूल समझाते हुए कहता है कि रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक विलेजर अपने यूज के लिए माउंटेन से हब्स को इकट्ठा कर सकता है और बेचे जाने वाले वाइल्ड हब उनकी लाइफ का ही पार्ट है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास कोई भी वारंट नहीं है जिससे आप हमारा सामान ले जा सके। और दूसरा, किसी भी विलेजर के पास अपनी चीजों को सेल करने की पूरी आजादी होती है, लेकिन आपके मैनेजर ने तो वही बंद करवा दिया। मैं पूछता हूँ कि किस हक से। रही बात रिपोर्ट की, तो किसी ने भी कोई भी रिपोर्ट नहीं की। गार्ड जब देखता है कि इस बंदे को इतनी नॉलेज है रूल्स की, तो गार्ड्स भी डरने लग जाते हैं। शियो कहता है कि आपके बॉस और मैनेजर इलीगल तरीके से अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से मिले पैसे वो लोग अपने पास रख लेते हैं और तुम सभी ही हो जो उनके इस काम में मदद करते हो। या तो ये भी कहता है कि आज की बात यहाँ पर कभी कदम मत रखना, अगर तुम लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की तो मैं सीधा गवर्नमेंट के पास जाऊंगा। गार्ड्स कहते हैं कि तुम्हारी शिकायत हम अथॉरिटी में करेंगे, फिर देखते हैं कि तुम्हें कौन बचाएगा। और इतना कहकर वो सभी वहाँ से डर के निकल जाते हैं। गार्ड्स के वहाँ से जाने के बाद शैन शियाओ को बताती है कि आज हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो इन पैसों से हम लोग अपने घर और खेत को दोनों को ही रिपेयर कर लेते हैं। इसके बाद तो वो लोग अपने घर को रिपेयर करने के काम में लग जाते हैं। सारा काम खत्म करने के बाद शैन शियाओ को बताती है कि एक टाइम था कि हमारे पास घर नहीं था और ना ही खाने के लिए खाना। मैं अपनी लाइफ डर में बिता रही थी, लेकिन अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। शियाओ कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह रात में जब शियाओ अपनी पावर्स को चेक करता है तो वो धीरे धीरे वापस आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शैन सभी विलेजर्स को इकट्ठा करती है और उन्हें कहती है कि बाढ़ आने के बाद से सभी की लाइफ काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, तो आज से मैं सभी को वेजिटेबल और हर्ब्स की पहचान करना सिखाऊंगी ताकि आप सब लोग भी दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके और साथ ही अपने लिए कुछ पैसे भी कमा सके। एक ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम सच में हमें फ्री में सिखाओगी, ये जानने के बाद भी कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा किया है। शैन कहती है कि पुरानी बातों को भूल जाइए। उसके बाद उन्हें जंगल में दिखाया जाता है जहाँ शैन उन सभी को हर्ब्स की पहचान करना सिखा रही थी कि कौन से प्लांट जंगली हैं और कौन से खाने लायक। सारे विलेजर धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ जाते हैं और उन सभी ने भी काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे अपने हर्ब्स को बेचकर। कुछ लोग अभी भी शर्मिंदा थे कि जिस लड़की के बारे में हमने इतना ज्यादा बुरा भला कहा, आखिर में जाके उसी लड़की ने हमारी मदद की। इसी बीच शैन के पास शैन के अंकल आते हैं, ये कहते हुए कि तुम तो काफी अच्छा बिजनेस चला रही हो और अब क्योंकि तुम हमारे क्लैन से बिलोंग करती हो तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपने अंकल की हेल्प करो और वो एशियंट जमीन हमारे नाम कर दो। जिस पर शैन कहती है कि कौन सा रिलेशन, मैं आपसे पहले ही सारे रिलेशन तोड़ चुकी हूँ। जब मेरे पास खाने के लिए नहीं था तब आप कहाँ थे? आपको मेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय आपने हर साल मेरे घर का अनाज लूटा, मेरे मॉम डैड की जमीन छीन ली और सारे विलेज के लोगों को मेरे बारे में ये बताया कि मैं एक विच हूँ। मुझे यहाँ से भगाने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने। जब सारे विलेजर्स को शैन के अंकल की सच्चाई पता लगती है तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन शैन का अंकल ये देखने के बाद कि उसका गेम उसी पर उल्टा पड़ रहा है, वो शैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पैदा होते अपने मॉम डैड को खा गई, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं
नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, लेकिन शैन कहती है कि मेरे पास कोई भी बड़ा इंसान नहीं है जिसकी मैं इज्जत करूं, और अगर तुम खुद को बड़ा कह रहे हो तो तुमने आज तक कौन सा ऐसा काम किया है जिससे तुम बड़े कहलाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी मेरे घर में पैर ना रखो। तभी शियाओ आगे आते हुए कहता है, अगर तुमने फिर से शैन को परेशान करने की कोशिश की तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शैन की अंकल की दाल ना गलने की वजह से वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। यहाँ बॉस को दिखाया जाता है जो कि यही सोच रहा था कि शैन को हमने कितना ज्यादा परेशान किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। अब बहुत ज्यादा हो गया, अब हम मुंह से बात नहीं करेंगे, अब मुझे अपनी पावर दिखानी ही पड़ेगी। तभी एक बंदा बॉस के पास आते हुए कहता है कि मेरे सारे ब्रदर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप एक बार ऑर्डर दे तो हम सभी मिलकर उसको तबाह कर देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम लोग बिना हारे वापस नहीं आएंगे। उनके पास एक सर्वेंट आकर बताता है कि शैन के पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, वो सिर्फ एक ऑर्फन गर्ल है जो सिर्फ बर्ड्स की हेल्प ले सकती है, और अगर हम पावर का यूज करते हैं तो वो हमारे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। बॉस कहते हैं कि आज रात को ही किंगशिप विलेज पर अटैक कर दो, उसे पूरी तरीके से सरेंडर करने पर मजबूर करो, मैं उसे हद से ज्यादा कमजोर देखना चाहता हूँ। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैन अपने काम में बिजी थी। जिया होंग उसके पास आकर बताती है कि मैंने अभी कुछ बदमाशों को देखा और वो सभी हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं। तभी शियाओ भी शैन को आकर बताता है कि एक पावरफुल स्टर्ट का ग्रुप हमारे पास आ रहा है, ये सारे लोग तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, लगता है कि ये लोग हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। शियाओ कहता है कि तुम जाकर अंदर बैठो, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। इसके बाद तो उन सभी गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि शैन के घर के बाहर आ चुके थे। वो शैन को आवाज देते हुए कहते हैं कि घर से बाहर निकलो। तभी दरवाजा खुलता है और शैन बाहर आती है और कहती है कि तुम रात में किसी को भी ऐसे परेशान नहीं कर सकते, या तुम गवर्नमेंट के लॉज का जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे ये बकवास मत सुनाओ, मास्टर जैंग की कही हुई बात ही यहाँ पर लॉ मानी जाती है। वो लोग शैन से कहते हैं कि अपनी जमीन हमें दे दो और साथ ही तुम्हारे पास मौजूद सारे हब्स, और साथ ही में हमें लिख कर दो कि तुम फ्यूचर में सारे हब्स जैंग फैमिली को ही दोगी। जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। जिया होंग चिल्लाने लग जाती है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो। शैन कहती है कि इस जमीन पर मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है, अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, और मैं तो तुम लोगों की तरह डकैती भी नहीं करती जो बिना मेहनत किए मेरे पास पैसे आ जाएंगे। ये सुनकर इस बंदे को तो काफी गुस्सा आ जाता है। ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि इस घर को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी उनके सामने शियाओ आकर खड़ा हो जाता है और वो मार्शल आर्ट परफॉर्म करते हुए सभी को जमीन पर गिरा देता है। इनका लीडर कहता है कि एक साथ हमला करो। वो लोग फिर से एक साथ मिलकर शियाओ पर अटैक करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। शियाओ की मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अमेजिंग थी, जिस वजह से वो सारे फिर से जमीन पर गिर जाते हैं। अब ये सब देखकर इस बंदे की पसीने छूटने लग जाते हैं, किसने इतनी जल्दी सबको मार गिराया। शियाओ अपनी पावर का यूज करते हुए इस बंदे को भी घुटनों पर ले आता है और शियाओ पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन ये बंदा झूठ कहता है कि हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं भेजा, हम बस यहाँ पर जमीन पर कब्जा करने आए थे। शियाओ जब उन्हें धमकाता है कि अगर तुमने सच नहीं कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बंदा तो अपना सर पटकते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर जैंग फैमिली ने भेजा है, उनका ऑर्डर है कि शैन को बर्बाद कर दिया जाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि शैन की जमीन और उसके हब्स उनके हवाले कर दिया जाए, और ये सब करके शैन को विलेज से बाहर निकाल दे, और अगर शैन ऐसा नहीं करती है तो उसके घर को तोड़ दिया जाएगा। यहाँ शियाओ कहता है कि तुम लोग यहाँ पर लूटपाट कर रहे हो और ऐसा करने वाला क्रिमिनल कहलाता है, तुम लोग ये बात जानते हो ना। ये बंदा तो शियाओ से माफी मांगता है कि मैं आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। जियाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं चाहता हूँ कि जो तुमने अभी बोला उसको एक कागज पर लिखकर तुम सभी अपने साइन करो, और साथ में ये भी लिखो कि जैंग फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था शैन को यहाँ से निकालने के लिए। शैन उन सभी के सामने कागज लाकर रख देती है। वो सभी जल्दी जल्दी अपने सारे क्राइम को एक्सेप्ट करते हुए उस पेज पर साइन कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है। काउंटिंग हॉल में ही तय होगी। इसके बाद वो उन सभी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ शियाओ शैन को तसल्ली देता है कि अब कुछ दिन तक यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता लगता है कि हमारी शैन ने अपनी एक न्यू शॉप खोली है जहाँ पर स्वीट वाइल्ड हनी साथ ही वाइल्ड हर्ब्स माउंटेन हर्ब्स मौजूद हैं। वो सभी को बताती है कि यहाँ पर मौजूद सभी हर्ब्स माउंटेन से लाए गए हैं, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। क्योंकि मेरी शॉप अभी न्यू है तो सभी चीजों पर 20% की छूट है। देखते ही देखते वहाँ पर एक के बाद एक कस्टमर आए जा रहे थे। शैन की काफी अच्छी बेकरी हो रही थी। शियाओ शैन से कहता है कि अब हमें जगह जगह जाकर अपने हर्ब्स को नहीं बेचना पड़ेगा, अब हमें अपना सारा ध्यान अपनी शॉप को चलाने में लगाना चाहिए। शैन की शॉप काफी अच्छी चल रही थी। तभी वहाँ पर उसका अंकल आते हुए कहता है कि अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ से सामान लेकर गया था, वो सारा सामान इतना
ज्यादा घटिया था कि मुझे उस सामान को फेंकना पड़ गया। तभी एक और बंदा कहता है कि तभी तो मैं सोचूं कि आखिर 20% सेल में कौन इतने रेयर हर्ब्स को बेचता है। ये सारी बातें सुनकर कस्टमर कंफ्यूज हो रहे थे। तभी शैन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें अभी इसी वक्त अपने हर्ब्स की जांच कर लेनी चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद हमें उन दोनों आदमियों को दिखाया जाता है जो की बात कर रहे थे कि हमने जो खबर फैलाई है उसके बदले हमें अच्छी खासे पैसे मिल गए। मास्टर जैंग काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं। सिर्फ एक झूठी खबर फैलाने की वजह से हमारी अच्छी खासी कमाई हो गई। और ये सारी बातें ऊपर बैठी जिया होंग सुन रही थी। उसको जैसे इस बात की खबर लगती है वो तुरंत आकर शैन को सारी बातें बता देती है। इसके बाद तो ये दोनों बंदे काफी सारे लोगों को अपने साथ लेकर आए थे। ये लोग काफी तेज आवाज में कहते हैं कि शैन की दुकान में मौजूद सारे हर्ब्स नकली हैं, ये बस हमें लूट रही है। तभी शैन अपनी शॉप में से बाहर निकलती है ये कहते हुए कि मुझे जानबूझकर किसी ने फंसाया है और मैं इस बात को अभी प्रूव कर दूंगी। मेरी शॉप में मौजूद हर्ब्स बिल्कुल ताजे हैं, उसमें कोई भी कीड़े नहीं लगे, लेकिन इन दोनों के हाथ में जो हर्ब्स मौजूद हैं उनमें कीड़े लगे हुए हैं, वो सड़ चुके हैं। इनके हर्ब्स मेरे हर्ब्स से जरा भी मेल नहीं खाते। ये चीज सुनकर सभी को शैन की बात सही लगती है कि हो सकता है कि शैन को कोई जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी उन दोनों में से एक बंदा शैन के पास आते हुए कहता है कि ये कोई सबूत नहीं हुआ, हमारे पास मौजूद हर्ब आपकी दुकान से ही लिए गए हैं। तभी वहाँ पर शियाओ आते हुए उन दोनों के पॉकेट से वही सिल्वर कॉइन निकालते हुए कहता है कि ये इनाम मिला है इन दोनों को ये झूठी खबर फैलाने का, और साथ ही में एक लेटर जिसमें लिखा था कि शैन की शॉप की इतनी ज्यादा बुराई करो कि कोई भी वहाँ पर सामान लेने ना आए। अब ये देखकर कि हमारी सच्चाई सामने आ गई है, ये दोनों ही वहाँ से निकल लेते हैं और इस लेटर से सभी को पता लग जाता है कि मास्टर जैंग शैन से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। सभी लोग ये जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि हमारी शैन काफी ज्यादा ईमानदार है, हमें शैन पर पूरा भरोसा है। इसके बाद बॉस को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे थे कि शैन और शियाओ ने उसके सारे प्लान्स को चौपट कर दिया। बार बार वो लोग बच ही जाते हैं और साथ में ही उन्होंने मेरी इमेज को भी खराब करके रख दिया सभी विलेजर्स के सामने, और सबके सामने खुद इतने अच्छे बन गए, अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी बॉस के पास एक सर्वेंट आते हुए कहता है कि सर शियाओ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसकी मार्शल आर्ट काफी कमाल की है और साथ ही में वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारे नॉर्मल गार्ड उनका सामना नहीं कर सकते, हमें रॉयल फैमिली की पावर का यूज करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग उनको पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद बॉस को लीडर के साथ दिखाया जाता है जहाँ वो पहुंचा था इसीलिए क्योंकि उसको रॉयल फैमिली की पावर की जरूरत थी। जहाँ एल्डर कहते हैं कि मैं सिर्फ रॉयल फैमिली के मसलों को ही सुलझाता हूँ, जिस पर बॉस कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन जो इंसान हमें परेशान कर रहा है वो एक घुसपैठ है, हो सकता है कि वो भागा हुआ एक क्रिमिनल हो, शायद ये वही इंसान है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खत्म करने का ऑर्डर दिया था, वो भी मार्शल आर्ट में माहिर था, और ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही इंसान हो और उसको शैन ने अपने घर में जगह दे रखी है। मैं अपने विलेज में ऐसा नहीं होने दूंगा। लीडर कहते हैं कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं इस पर इन्वेस्टिगेट जरूर करूंगा। बॉस कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, ये वही इंसान है, प्लीज मेरे विलेज वालों को बचा लीजिए, अगर आपने ये काम कर दिया तो इसके बदले आपको एक अच्छा इनाम मिलेगा। और ये सारी बातें हमारी जिया होंग ने भी सुन लिया था और वो सीधा जाती है शैन के पास। वो उसको बताती है कि शियाओ की जान खतरे में है। वो सभी कह रहे हैं कि शियाओ एक भागा हुआ क्रिमिनल है और गवर्नमेंट एजेंट शियाओ की खोज में है, वो लोग हमारे विलेज में ही उसकी खोज के लिए आ रहे हैं। शियाओ ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। शैन कहती है कि मास्टर जैंग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, इसीलिए अब उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, और मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है, इसलिए वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर जैंग चाहता ही यही है कि हम दोनों खत्म हो जाए। शियाओ कहता है कि मैं सच में एक क्रिमिनल हूँ और जो एजेंट मुझे पकड़ने आ रहे हैं वो प्रीवियस के काफी अच्छे एजेंट्स हैं, आज तक उनसे कोई भी नहीं बच पाया, वो लोग सीधा ही मुझे काउंट हॉल की मर्जी के बिना ही गिरफ्तार कर सकते हैं और अब मेरे पास खुद को बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। शैन तो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगी, मैं भी जाकर सारे सबूत मिटा देती हूँ। इसके बाद वो दोनों सारे सबूत को मिटा देते हैं और साथ ही शियाओ अपना हुलिया भी चेंज कर लेता है और वो शैन को भी समझा देता है कि अगर कोई पूछे कि मुझे मार्शल आर्ट आती है तो साफ मना कर देना। शैन कहती है टेंशन मत लो, मैं सारी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल कर लूंगी। इसके बाद जब एजेंट सीधा शैन के घर में घुस जाते हैं तो वो शियाओ से सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी शैन वहाँ पर आती है और कहती है कि ये मेरे एल्डर ब्रदर हैं जो कि काफी दूर से आए हैं, ये बचपन से ही काफी ज्यादा कमजोर और बीमार रहते हैं, कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाया, और तो और इसके मॉम डैड भी नहीं है, इसके पास कोई जगह ना होने की वजह से ये मेरे साथ रह रहा है। जिस पर एजेंट कहता है कि तो विलेजर में से कोई भी तुम्हें क्यों नहीं जानता, ये हमेशा घर के अंदर क्यों रहता है और साथ ही अपना चेहरा भी छुपा कर रखता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये प्रूव हो सके कि ये तुम्हारा एल्डर ब्रदर है। शैन कहती है कि
ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते, इसी वजह से ये घर से बाहर नहीं निकलते और यही रीजन है कि इन्हें कोई भी नहीं जानता। तभी एजेंट शियाओ के पास आते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली मेडिसिन और हर्ब्स बनाने में माहिर है। एजेंट शियाओ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है मैंने सुना है कि आपका काम भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। शेन बताती है कि हम लोग माउंटेन्स में रहते हैं, इसलिए मुझे मेडिसिन की काफी अच्छी नॉलेज है। एजेंट्स को जब कुछ भी शेन के घर से नहीं मिलता तो वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद शेन कहती है मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी, अगर जरा भी गलती होती तो उन्हें शक हो जाता। शियाओ कहता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हें देखा है, तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये दोनों ही बात करने के लिए बाहर आ गए थे, जहाँ शियाओ शेन को बताता है कि अचानक से मेरी मेमोरी रिकॉल हो रही है। सुनने के बाद शेन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो इंसान याद है जिसने तुम्हें इन सारी मुसीबतों में फंसाया है, जिसने खुद क्राइम करके तुम्हारा नाम लगा दिया। शियो कहता है कि जब मैंने नॉर्थ में जीत हासिल की थी उस टाइम पे मेरे आसपास काफी ज्यादा सोल्जर्स थे, अचानक से ही सभी मुझे क्रिमिनल कहने लग गए थे। उसके बाद प्रेसिडेंट के लोगों ने मुझे मारकर फेंक दिया। ये सब होने से पहले किसी ने सीक्रेटली सारे डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर कर दिया, जिसका इल्जाम मेरे सर पर आया। वैसे तो सारे सबूत फ्रेंटली ग्रैंड सेक्रेटरी की ओर जा रहा है। शेन कहती है कि इसमें कोई भी शक नहीं है, उसी ने तुम्हें बड़ी बेरहमी से गार्ड से पिटवाया था और जंगल में फेंक दिया। शियाओ कहता है कि उसमें जरा सी भी दया नहीं है, वो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस टाइम तो वो मुझे मारने में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अब जबकि उसे पता लग गया है कि मैं जिंदा हूँ तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए हमें फ्यूचर में काफी संभल कर कोई भी एक्शन लेना होगा। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेन अभी भी उसी मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी वहाँ शियाओ आता है जो उससे कहता है कि तुम अभी भी उन एजेंट्स की वजह से परेशान हो। शियाओ उसके पास बैठते हुए कहता है कि मैंने भी इस मामले में काफी ज्यादा छानबीन की है, जिससे मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज का पता लगा है। शेन एक्साइटेड हो जाती है, वो पूछती है कि तुम्हें क्या पता लगा है। शियाओ बताता है कि फाइट के दौरान मेरा पर्सनल गार्ड लिन काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, हम सभी को लगा कि वो मर चुका है लेकिन वो अभी तक जिंदा है। हमने उस टाइम पे भी उसकी बॉडी को काफी जगह ढूंढा था लेकिन कहीं पर भी उसकी बॉडी नहीं मिली। काफी ज्यादा पता करने के बाद मुझे पता लगा है कि लिन फाइट से निकल कर भाग गया था और वो अभी तक काउंटिंग में छुपा हुआ है, किसी को भी उसकी आइडेंटिटी नहीं पता और इतने सालों में उसने मुझे अभी तक खोजना नहीं छोड़ा। इनके अलावा 2 लोग और हैं जिन्हें अभी तक मैं याद हूँ। उस टाइम मैं बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए सोल्जर्स को लीड कर रहा था और उसी टाइम मैंने अपनी वाइफ को भी बचाया था जो कि दुश्मनों से चारों तरफ से घिरी हुई थी। काउंटिंग मजिस्ट्री और गिश्ती बटालियन ये करेंटली कमांडर दोनों ही उस टाइम पर मेरे अंडर काम करते थे। वो लोग शुरू से ही मुझसे जलते थे लेकिन उस टाइम पोस्ट में कमजोर होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। ये सुनकर शेन कहती है अगर हमें कभी गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए होगी तो ये दोनों हमारी मदद कर सकते हैं। शियाओ कहता है कि अब जब मुझे ये पता है कि लिन जिंदा है तो मैं उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता। ये कहकर वो एक पेज पर लिन के लिए एक लेटर लिखने लग जाता है। शियाओ को लिखता देख शेन कहती है कि अभी एजेंट्स पूरी तरीके से पीछे नहीं हटे हैं, किंगशी विलेज के चारों तरफ अभी भी एजेंट्स घिरे हुए हैं। इस लेटर को ऐसे लिखना जिसे देखने वाले को ये लगे कि ये लेटर तुम अपने अंकल के लिए लिख रहे हो। शियाओ कहता है कि मुझे पता है कि अभी भी एजेंट्स हमारे पीछे ही हैं, वो इतनी जल्दी पीछे हटने वालों में से नहीं है। शियाओ ने ये लेटर लिन के लिए लिखा था लेकिन मसला ये था कि विलेज से निकलने वाले या विलेज के अंदर आने वाले लोगों की तलाशी होती थी, इसलिए इस लेटर को ले जाना इतना भी आसान काम नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन पूछती है कि इस लेटर को हम लिन तक कैसे पहुंचाएंगे तो शियाओ भी काफी टेंशन में था क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये लेटर लिन के पास कैसे पहुंचाए। तभी शिन कहती है कि जियाओ कब काम आएगी। इसके बाद वो लोग जियाओ के पैरों में इस लेटर को बांध देते हैं जिससे अब एजेंट्स को भी पता नहीं लगने वाला था कि ये लेटर कहाँ से आया और कहाँ गया। इसके बाद जियाओ वहाँ से निकल जाती है। जियाओ के वहाँ से जाने के बाद शियाओ शेन से कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, जिस पर शेन कहती है कि तुमने भी तो मेरी कितनी बार हेल्प की है तो ये तो बहुत छोटा सा काम था। यहाँ मास्टर को दिखाया जाता है जिसके पास एक एजेंट आकर बताता है कि किंगशी टाउन के ग्रैंड सेक्रेटरी के जासूस ने हमें एक खबर दी है, लोकल इन्वेस्टिगेट में कुछ दिक्कत चल रही है। किंगशी विलेज में शेन के साथ रहने वाला वो लड़का, उसके रहने का तौर तरीका सब कुछ फाइट में मारे गए महान शियाओ जिन से काफी ज्यादा मेल खाता है, जो सुनकर पीएम सोच में पड़ जाते हैं। शियाओ जिन जिसने अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ रखा था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे लगा कि शियाओ फॉरेस्ट में ही मारा गया लेकिन लगता है कि वो मरा नहीं है, वो हम लोगों के साथ हमारे बीच में ही छुप कर रह रहा है। गार्ड कहता है कि लेकिन अगर वो शियाओ जिन है तो उसने अभी तक हम पर अटैक क्यों नहीं किया। अगर वो लड़का शियाओ जिन होता तो अभी तक अपनी आर्मी तैयार कर चुका होता। ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी हॉल पर अटैक करने की प्लानिंग ही कर रहा हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर वो लड़का शियाओ जिन है तो उसका जिंदा रहना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया।
किया। अब जब हमें पता है कि वो कहाँ पर है तो हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द सियाओ जिन को खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में हमें किसी भी तरह का कोई भी खतरा रहे। शेन और शियाओ को दिखाया जाता है जिनके पास जिया होंग आते हुए कहती है कि मुझे दूर से ही आने वाली मुसीबत का ऑरा सेंस हो रहा है। मैंने अभी बहुत से लोगों को यहीं पर आते हुए देखा है। शेन शियाओ को बताती है कि जिया होंग कह रही है कि काफी लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और वो पिछली बार के गुंडों से ज्यादा खतरनाक है। जो सुनकर शियाओ समझ जाता है कि ये सारे लोग उसी को मारने के लिए आ रहे हैं। उन्हें जरूर प्राइम मिनिस्टर ने ही भेजा है। शियाओ सोचने लगता है कि शायद उन लोगों को पता लग गया कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। शेन को घर पे दिखाया जाता है। जिया होंग उसके पास आते हुए कहती है कि वो लोग बस आने ही वाले हैं। शेन कहती है कि वो लोग हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। अपनी सेफ्टी के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या हम लोग बैठकर यहीं पे अपनी मौत का इंतजार करें? शियाओ से कहता है कि मेरे पास प्लान है। आधे बर्ड्स को तुम विलेज के एंट्रेंस पर भेज दो जिससे विलेज में आने वाले सभी दुश्मनों को बर्ड्स वहीं पर रोक लेंगे उन पर हमला करके। और दूसरा मैं जा रहा हूँ माउंटेन पे। मुझे यकीन है कि वो सारे वहीं पर छुपे होंगे। और तीसरा तुम यहीं पर इंतजार करो। तुम कुछ बर्ड्स को अपने साथ ही रखो। अगर यहाँ पर वो गार्ड्स आते हैं तो बर्ड्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद शेन अपने बर्ड्स को विलेज एंट्रेंस पे भेज देती है। जिया होंग शियाओ के साथ ही जाता है। दोनों को जंगल में दिखाया जाता है जहाँ जंगल में पहुँचने के बाद जिया होंग शियाओ को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि कौन किस तरफ किस पेड़ पर छुपा हुआ है। तभी देखते देखते बहुत से गार्ड्स शियाओ पर अटैक कर देते हैं। शियाओ इस अटैक के लिए पहले ही प्रिपेयर था इसलिए जैसे ही गार्ड्स उस पर हमला करते हैं शेन अपने कुंफू का यूज करते हुए सभी को वहाँ से भगा देता है। लेकिन एक बंदे की स्वॉर्ड उसके हाथ में लग गई थी जिसके बाद तो शियाओ भी उस पर अटैक करके उसे भगा देता है। यहाँ शेन को दिखाया जाता है जिसके पास एक गार्ड आ गया था। वो शेन से कहता है कि भले ही शियाओ मार्शल आर्ट में कितना भी अच्छा हो लेकिन वो तुम्हें यहाँ आकर बचा नहीं पाएगा। जो सुनकर शेन कहती है कि तुम एक आदमी को तो मार नहीं पाए और आ गए हो मुझ पर हमला करने। जो सुनकर गार्ड भड़कते हुए शेन पर अटैक कर देता है लेकिन तभी शेन अपने बर्ड्स को बुलाते हुए उस गार्ड पर ही अटैक कर देती है। बर्ड्स ने इस बंदे की काफी बुरी हालत कर दी थी। ना चाहते हुए भी इस बंदे को यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ शियाओ को दिखाया जाता है जहाँ जिया होंग शियाओ से कहता है कि एक बंदा सीधा हमारे घर से बाहर निकला है और वो जा रहा है वेस्ट के साइड यानी प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करने। हम लोग उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर हमारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देगा। जो सुनने के बाद वो बंदा भाग ही रहा था लेकिन तभी शियाओ से किक मार के जमीन पर गिरा देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा और अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बंदा बताता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुमसे बिना कोई सवाल किए तुम्हें जान से मार दिया जाए। शियाओ उसे अपने साथ अपने घर ले आता है जहाँ वो जैसे ही घर आता है शेन उससे कहती है तुम्हें ये चोट कैसे आ गई और तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो। जिस पर शियाओ बताता है कि अगर मैं इसे जाने देता तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को दे देता और अगर ऐसा होता तो कल न जाने कितने गार्ड्स आकर विलेज को चारों तरफ से घेर लेते। शेन सबसे पहले सियाओ की इंजरी पर मेडिसिन लगाती है। शेन कहती है कि हम लोग इसे अथॉरिटी को क्यों नहीं दे देते। जिस पर शियाओ बताता है कि हमने इसे कहीं भी जाने दिया तो प्राइम मिनिस्टर अलर्ट हो जाएंगे। शेन कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं एक केव जानती हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं आता। हम लोग इसे वहाँ पर रख सकते हैं। शियाओ कहता है कि जैसे ही लिन का पता लग जाएगा मैं इसे छोड़ दूंगा। इसके बाद इस बंदे को उसी केव में दिखाया जाता है जिसने पूरी रात भर कुछ भी नहीं खाया था। शेन उसके पास खाना रखते हुए कहती है जब तक तुम हमें सब कुछ सच नहीं बता देते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। लेकिन ये बंदा कहता है कि ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा मत करो। तुम चाहे मुझे खाना दो या ना दो लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तभी शियाओ उसके पास आते हुए कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा वफादार था लेकिन मेरे साथ आज क्या हो रहा है। मैंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन आज मुझे क्रिमिनल के नाम पे जाना जाता है। क्या तुम भी ऐसी लाइफ जीना चाहोगे। जिस पर ये बंदा कुछ भी नहीं कह पाता। तभी शेन कहती है कि बेहतर होगा कि इसे पूछने की बजाय हम लोग फिनियाओ के एजेंट्स पे ध्यान दे कि वो लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। हमें अपने दुश्मन के बारे में जितना ज्यादा पता होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर है। घर आने के बाद शेन जिया होंग से कहती है कि तुम्हें क्लैन के वेस्ट एरिया में जाना है और तुम्हें उन लोगों पे नजर रखनी है जिन्होंने ब्लैक कलर के क्लोथ पहन रखे हैं। उन लोगों के पास कितने ज्यादा वेपन्स हैं और वहाँ पर कितने ज्यादा मैसेज डिलीवरी हो रही है। सारी चीजों को अच्छे से देखना और जल्द ही आके हमें बताना। इसके बाद जिया होंग अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। जहाँ जिया होंग के जाने के बाद शियाओ कहता है कि तुमने ये बहुत अच्छा किया। अगर हमें पहले से ही उनकी खामियों के बारे में पता होगा तो हम लोग फाइट के दौरान उसका यूज कर सकते हैं। कुछ देर बाद जब जिया होंग वापस आती है तो वो बताती है कि उनके पास बहुत से हथियार हैं और साथ ही में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्वॉर्ड भी मौजूद है और वो लोग सीक्रेट वेपन का भी यूज कर रहे हैं। और वहाँ पर हर 30 मिनट में एक बंदा मैसेज लेकर पहुँच जाता है। और उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है कि 3 दिनों में पूरी पुलिस फोर्स विलेज की तलाशी करने आएगी और हर घर में पूछताछ करेगी। जो भी शियाओ के बारे में कुछ भी जानता होगा उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही उसकी सजा होगी
की मौत, जिसके बाद शियाओ गुस्से में कहता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है, वो लोग हर घर की तलाशी कैसे ले सकते हैं। जिस पर शेन कहती है कि विलेज में मौजूद सारे लोग किसान हैं, उनके पास से पुलिस फोर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास हथियार है, तो हो सकता है कि वो विलेज के लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे। मुझे लगता है कि हमें अपने फार्मर दोस्तों को ये जगह खाली करने के लिए कह देना चाहिए। शेन जब फार्मर से बात करती है तो वो लोग तो कहते हैं कि हम काफी ज्यादा ईमानदार किसान हैं, हम लोग इन चीजों में कैसे फंस सकते हैं। शेन बताती है कि ये लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को नुकसान पहुंचे, इसलिए हो सके तो 3 दिन तक अपने घरों से बाहर रहिए। हम लोग कुछ दिन के लिए माउंटेन के पीछे क्वाइट वैली की ओर जा रहे हैं। शियाओ कहता है कि इस क्वाइट वैली को कोई भी नहीं जानता, इसीलिए वो लोग इस जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे, ये जगह हम सभी के लिए सेफ है। सभी फार्मर मान जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ बॉस को दिखाया जाता है जो कि अथॉरिटी के एक बंदे से बात कर रहा था। बॉस कहता है कि मैं कुछ दिन बाद शेन को खुद खोजने के लिए जाऊंगा, हमारे लोगों ने तैयारी कर ली है, शियाओ किंगशी विलेज में छुपा हुआ है, हमें उसकी लोकेशन का पता है, तो हम लोग उसे बड़े ही आसानी से पकड़ लेंगे, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। ये बंदा कहता है कि गवर्नर का ऑर्डर है कि शियाओ को जैसे ही पकड़ लिया जाए उसे तुरंत ही मौत की सजा मिल जानी चाहिए, और शेन जो कि उसे बचा रही है उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और एक बार हम लोग उन्हें पकड़ ले तो शेन की जमीन और उसकी शॉप दोनों पर ही हमारा कब्जा होगा। और ये सारी बातें जिया होंग छुपकर सुन रही थी। जिया होंग अपने साथियों को ये खबर देने के लिए शेन के पास भेज देते हैं। शेन को इस बारे में जब पता लगता है कि मास्टर ज़ैंग उन सभी के साथ मिलकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा करती है। शियाओ कहता है कि ज़ैंग ने बार बार हमारे खिलाफ कुछ न कुछ किया ही है, और अब तो वो हमारे दुश्मनों के साथ जाकर मिल गया है, इस बार मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पर जिया होंग आ जाती है और शियाओ उससे कहता है कि तुम्हारा थैंक्स कि तुमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प की है, अब हमें उनकी सारी स्ट्रेटेजी के बारे में पता है। तभी शेन कहती है कि हमें अपने कामों को बांट लेना चाहिए। शियाओ विलेज के एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही वेपन्स को माउंटेन पर आने से रोकेगा। मैं सभी विलेजर्स के घर पे जाकर उन्हें 3 दिन के लिए घर खाली करने के लिए कहूंगी। तभी जिया होंग कहती है कि मैं ज़ैंग हमारे दुश्मनों के साथ मिलने के सबूत इकट्ठा करूंगी। शियाओ कहता है कि ये सब काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए जिया होंग तुम्हारे साथ हर टाइम रहेगी। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होती है तो तुम घर पर वापस लौट आना। मैं क्वाइट वैली जाकर वहाँ पर सभी के रहने का इंतजाम करता हूँ। और यहाँ शेन निकल जाती है सभी लोगों को इन्फॉर्म करने। शेन को दिखाया जाता है जो कि एक फार्मर से बात कर रही थी। वो फार्मर शेन से माफी मांगते हुए कहता है कि हम लोगों ने आपको पता नहीं कितना ज्यादा बुरा भला कहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारा बुरा नहीं सोचा, आप आज भी हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। शेन कहती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और अब जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। तभी जिया होंग शेन को बताती है कि विलेज का एक बंदा मास्टर ज़ैंग के पास हमारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा है। ये सुनकर शेन तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। जब वो उस बंदे के पास पहुँचती है जो कि ज़ैंग के पास जा रहा था, शेन कहती है कि तुम अपने ही लोगों को मुसीबत में क्यों डालना चाहते हो, लेकिन ये बंदा कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बंदा बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं था। शेन कहती है कि तुम्हें 3 दिन से पहले इस विलेज से बाहर जाने की इजाजत मैं नहीं देती हूँ। इसके बाद वो अपने बर्ड से कहकर उसको वापस विलेज में ही ले जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शेन और शियाओ होने वाली फाइट की तैयारी कर रहे थे। शियाओ बताता है कि वो सभी लोग 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो कि विलेज के एंट्रेंस से सीधा विलेज में एंट्री करेगा, दूसरा माउंटेन के पीछे वाले रास्ते से विलेज में एंटर करेगा, और तीसरा चट्टानों के पीछे वाले रास्ते से एंटर करेगा। और अब तो हम लोगों के पास मास्टर ज़ैंग और प्राइम मिनिस्टर के साथ किए हुए क्राइम को करने के लिए लोगों को काम पर रखने के सबूत है, और यही सबूत हम काउंटी मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे। तभी शेन कहती है जिया होंग ज़ैंग के स्टडी रूम में जाके प्राइम मिनिस्टर के भेजे गए लेटर्स को ला सकती है, जिससे हमारे पास पूरा सबूत हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर ज़ैंग दोनों ही मिले हुए हैं। फिर वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले, वो इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा। जिया होंग तो जाने के लिए तैयार हो जाती है। शियाओ कहता है कि लेटर्स तो जिया होंग ले आएगी, लेकिन इन लेटर्स को तुम्हें ही मजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा, और इसके लिए तुम्हें सिटी जाना पड़ेगा, और जिस रास्ते से तुम जाओगी उस रास्ते पे काफी ज्यादा एजेंट्स मौजूद हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन शेन उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ रहकर विलेजर्स का ध्यान रखना है, इसलिए मैं अकेले ही वहाँ जाऊंगी। मैं अपने साथ बर्ड्स की पूरी टीम लेकर जाऊंगी, तो टेंशन मत लो। जिया होंग ने उन सारे लेटर्स को लाकर शेन को दे दिया था। शियाओ जब इस लेटर को पढ़ता है तो उस लेटर में लिन का नाम भी मौजूद था, जिससे शेन को याद आता है कि हमें लिन को भी अलर्ट कर देना चाहिए। वहाँ पर लिन और उसके साथी आ जाते हैं, जो शियाओ को बताते हैं कि हमें आपका लेटर मिला था, उसी वजह से हम आपको ढूंढ पाए हैं। हम सभी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग काफी टाइम से आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें खबर मिली थी कि आपको मार दिया गया है। इसके बाद शेन सिटी के लिए निकल जाती है। वो जा ही रही थी तभी जिया होंग उसे बताती है कि आगे
चलकर चलते हुए लोगों की तलाशी की जा रही है, जो सुनकर शन अपना रास्ता ही चेंज कर लेती है। वो पहुंच जाती है मजिस्ट्री ऑफिस, जहां जाने पर वो सारे प्रूफ मजिस्ट्री के सामने रख देती है और वो कहती है कि 3 दिनों में हमारे विलेज पे हमला होने वाला है, प्लीज आप अपनी आर्मी भेजकर हमारी हेल्प कीजिए। तभी मजिस्ट्री का गार्ड उसे बताता है कि ये प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर जैंग का मामला है और अगर हमने प्राइम मिनिस्टर पे कोई भी कार्रवाई की तो एल्डर इससे खुश नहीं होंगे। जिस पर मजिस्ट्री कहता है कि भले ही हम पीएम को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम जैंग को गिरफ्तार जरूर कर सकते हैं। वो शन से प्रॉमिस करते हैं कि वो जैंग को सजा जरूर दिलवाएंगे। उसके बाद शन वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जैसे कि मजिस्ट्री ने कहा था कि वो जैंग को गिरफ्तार करवाएंगे, उन्होंने अपने आदमियों को भेजकर जैंग को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो पीएम से अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो लेटर्स को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात जिया होंग को सेंस हो गई थी, इसीलिए वो अपने साथियों को भेजकर उसे ऐसा नहीं करने देती और साथ ही अब पुरानी आर्मी वापस आ गई थी, इसीलिए मजिस्ट्री को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ ब्लिन अपनी पूरी आर्मी लेकर तैयार था पीएम के लोगों से लड़ने के लिए। इस फाइट के बाद वैली में मौजूद लोग जो कि पीएम के डर से यहाँ पर छुपी हुई थी, वो लोग भी रो रो कर चैन को थैंक्स कहते हैं या आखिर उसने उनकी जान बचा ली। वापस से सिटी में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और इसी सीन को दिखाते हुए ये एनीमे हो जाती है यहीं पर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।